गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। तो उसके लगभग हमारे 20 पॉइंट के करीब बातचीत हो चुकी थी। 21वां हमारा पॉइंट है। पहले मैं आपको फिर वही डायग्राम वैसे बना दूं। निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, ठीक है। और क्रम संख्या, अंतर का आधार। कल हमारी बात चल रही थी वैधानिक सभा एवं वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित। उसके आगे हमारा पॉइंट है 21 नंबर, क्या? कार्यवाहक संख्या। ये कार्यवाहक संख्या क्या होती है? जैसे कंपनी में किसी प्रकार की कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें एक मिनिमम कोरम होता है कि इतने व्यक्ति उपस्थित होने अति आवश्यक है, तभी वो मीटिंग की जाएगी। अदरवाइज वो मीटिंग क्या कर दी जाएगी? डिसमिस कर दी जाएगी, उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो एक निजी कंपनी में जो कार्यवाहक संख्या है कम से कम 2 होना अति आवश्यक है, और एक सार्वजनिक कंपनी में कार्यवाहक संख्या कम से कम 5 होना अति आवश्यक है। यानी कि एक कंपनी के अगर 1000 मेंबर हैं, ठीक है, तो ये संख्या 5 होनी चाहिए। 1000 से अधिक है लेकिन 3000 से कम है तो ये संख्या 15 होनी चाहिए। 3000 से अधिक है, ठीक है, तो ये संख्या मिनिमम 30 के बराबर होना अति आवश्यक है। लेकिन आपको इसमें इतना विवरण नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि एक निजी कंपनी में कार्यवाहक संख्या कम से कम 2 होना अति आवश्यक है, और एक सार्वजनिक कंपनी में कार्यवाहक संख्या कम से कम 5 होना अति आवश्यक है। आगे जब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ना, तब आपको यह बात लिखनी है कि कार्यवाहक संख्या से संबंधित बात बताइए। तब यह बात लिखनी है कि 1000 होने पर सदस्यों की संख्या 1000 से कम है तो 5, 1000 से अधिक है लेकिन 3000 से कम है तो 15, और 3000 से अधिक है तो इनकी कार्यवाहक संख्या कम से कम 30 होना अति आवश्यक है, तभी वो मीटिंग की कार्यवाही आगे की जा सकती है। अदरवाइज उस मीटिंग को स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 22 नंबर। इसी में ही क्या? मतगणना की मांग। मतगणना की मांग, इसमें क्या बात आएगी कि एक अंशधारी जो 10% से अधिक मताधिकार रखता है, यानी कि उसने 10% से अधिक शेयर परचेज कर रखे हैं। मान लीजिए कंपनी के शेयर्स 1000 रुपए के हैं, तो एक व्यक्ति ने ही क्या 10% मतलब 100 रुपए तक के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो वो व्यक्ति भी मतगणना की मांग रख सकता है और मताधिकार की मांग भी रख सकता है। मतगणना की या मताधिकार की दोनों बातें आ जाती है इसमें, यानी कि उसको वोट देने का अधिकार भी होता है और वो मतगणना की मांग भी कर सकता है, और उसे वोट देने का अधिकार होता है, मताधिकार होता है, ठीक है ना। और सार्वजनिक कंपनी में क्या होता है? 10%, यानी कि इसकी पूंजी मिनिमम कितनी है? 5 लाख। कंपनी ने 2 लाख के शेयर्स या 3 लाख के शेयर्स इशू किए, तो 3 लाख का 10% 3000, तो 30,000 के जो शेयर्स रख रहा है जिसके पास है वो भी मतगणना की मांग कर सकता है, ठीक है। या जैसे कंपनी काफी बड़ी है तो कम से कम जो 5 लाख रुपए तक की शेयर्स परचेज करके रखता है वह व्यक्ति भी मतगणना की मांग कर सकता है। उसके बाद बात आती है 23 नंबर, समान कंपनियों को ऋण या विनियोग करने का अधिकार, ठीक है। तो निजी कंपनी अपने बराबर की, यानी कि समान कंपनियों के समूह में, समान कंपनियों के समूह में विनियोग भी कर सकती है, यानी कि किसी और कंपनी के उसने शेयर्स परचेज करने हैं तो वो कर सकती है, और समान कंपनी के समूह को उन्हें ऋण भी दे सकती है, ठीक है। तो निजी कंपनी तो ये कार्य कर सकती है लेकिन सार्वजनिक कंपनी नहीं कर सकती।
वो न तो अपने बराबर की किसी कंपनी में विनियोग कर सकती यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकती, और न ही उस कंपनी को किसी प्रकार का लोन या ऋण नहीं दे सकती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, संचालक मंडल में परिवर्तन संबंधित। इसमें क्या होगा, निजी कंपनी के संचालक मंडल में परिवर्तन करने के लिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, परिवर्तन के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं। ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, और ना ही केंद्रीय सरकार के पास ये अधिकार है कि वो उनके किसी कार्य में प्रतिबंध लगाए या परिवर्तन करे। लेकिन इसे सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। कोई परिवर्तन करना है तो वो भी केंद्रीय सरकार चाहे तो परिवर्तन भी कर सकती है, और किसी कार्य में प्रतिबंध लगाना है तो वो प्रतिबंध भी लगा सकती है। ठीक है ना, तो निजी कंपनी के संचालक मंडल या किसी कार्य में कोई परिवर्तन करना है तो केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, और ना ही उसमें किसी प्रकार का केंद्रीय सरकार प्रतिबंध लगाती है। और जबकि सार्वजनिक कंपनी में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन करना है तो केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है, और साथ साथ परिवर्तन करने के साथ साथ क्या कोई प्रतिबंध भी लगाना है तो केंद्रीय सरकार उस संस्था में, उस कंपनी में प्रतिबंध भी लगा सकती है। ठीक है ना, तो ये थे हमारे लगभग 24 पॉइंट थे। इसके बारे में आज हमारी पूरी चर्चा हो गई, लगभग 24 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैंने आपको एक बात और कही थी कि हम इसको दोबारा एक बार फिर रिपीट करेंगे, तो आज मैं इसको एक बार दोबारा शॉर्ट में सारे रिपीट कर रहा हूं, जिसके कुछ पॉइंट आज रिपीट करूंगा, कुछ पॉइंट कल रिपीट करूंगा। ठीक है, तो लगभग 24 पॉइंट है, और ये आपको अच्छे से याद करने होंगे। आपको किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फिर भी कॉलेज में आकर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, देखिए पहले तो मैं जो बिल्कुल एक दो पॉइंट्स विपरीत है एक दूसरे के, विपरीत है, ऑपोजिट है, एक में है एक में नहीं है, तो वो मैं उनकी शुरू से चर्चा कर रहा हूं। संचालकों की इसमें संख्या, सदस्यों की संख्या, इसमें 2, इसमें 7। ठीक है, उसके बाद प्रदत्त पूंजी 1 लाख, 5 लाख। प्राइवेट लिमिटेड शब्द और लिमिटेड शब्द, इसमें नाम के अंत में प्राइवेट शब्द, और इसमें प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें लिमिटेड शब्द। ठीक है, उसके बाद पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर, शॉर्ट में बात कर रहा हूं, पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर, इस पे 2 व्यक्तियों के, इसमें 7 व्यक्तियों के। ठीक है, कार्यवाहक संख्या देखिए, जो बिल्कुल इजी पॉइंट्स है, पहले मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। कार्यवाहक संख्या इसमें 2, इसमें मिनिमम 5। संचालकों की संख्या इसमें 2, इसमें 3। ठीक है, ये तो 6 पॉइंट देखो मिनट में 1 सेकंड में ही हो गए, बिल्कुल इजी है। उसके बाद अंशों का आवंटन, ये क्या कर सकती है, तुरंत कर सकती है, यानी कि समामेलन प्राप्त होते ही, और ये समामेलन के साथ साथ व्यापार प्रारंभ करने का, इसमें लिख दो, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही। ठीक है ना, ये तभी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। अंश अधिपत्र
ये जारी नहीं कर सकती और ये कर सकती है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी इजी से पॉइंट्स है ना। इस पे हस्ताक्षर ये बात हो गई, इस पे 2, इस पे 7। ठीक है, उसके बाद पार्षद सीमा नियम या आप ये कह सकते हैं अंतर नियम बनाना, इसे आवश्यक है, इसे आवश्यक नहीं है। नहीं बनाती तो क्या लागू होगा, सारणी F लागू हो जाएगी। ठीक है ना, तो लगभग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 पॉइंट हो गए। ठीक है ना, तो इन 9 पॉइंट्स के बारे में आज हमने चर्चा की। उसके बाद कुछ शब्द और भी हैं जिसको हम बात कर सकते हैं, योग्यतांश जैसे छोटे छोटे बता रहा हूं, आज 12 पॉइंट बता देता हूं। योग्यतांश, इसे लेना आवश्यक नहीं है और इसे आवश्यक है और उसकी कीमत कितनी रहेगी, 5000। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, योग्यतांश की कीमत क्या है, तो उसकी कीमत है 5000 रुपए। संख्या में वृद्धि किसकी, संचालकों की संख्या में वृद्धि ये कर सकती है। ठीक है, जब जितने भी चाहे कर सकती है और ये क्या करेगी, 3 से लेकर 15 तक तो कर सकती है। अधिकतम करनी है तो केंद्रीय सरकार की क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है इसी में योग्यता संचालक पारिश्रमिक। ठीक है, ये कितना दे सकती है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और ये शुद्ध लाभ का 11% से अधिक नहीं दे सकती, इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना मर्जी दे, 1%, 2%, 3%, 5% अपने संचालकों को वितरित करना है, नहीं दे रही तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये शुद्ध लाभ का 11%। तो लगभग आज इतने पॉइंट्स की चर्चा की, बाकी के पॉइंट्स के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।